नमस्ते, मेरे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हैं। और क्योंकि अमेरिका के नए ट्रेड टैरिफ अभी लगाना शुरू किया, उसके रिपरकशंस, उसके माने क्या हैं, ये जरा समझने के लिए मैं प्रोफेसर साहब से आग्रह किया है कि थोड़ा समझा दें। प्रोफेसर साहब, मैं अपने दर्शकों को एक दो छोटी छोटी चीजें इनपुट दे दूं और फिर आपसे समझूं। यूएसए की टोटल जीडीपी, दुनिया की टोटल जीडीपी, जो जो टोटल जीडीपी है, वो करीब 2023 की फिगर उपलब्ध है, वो करीब 106 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जिसमें से केवल अमेरिका का जीडीपी 27.72 है। मतलब मोटे तौर पे 26% अमेरिका कंट्रोल करता है पूरी दुनिया का। और उसका जो ट्रेड डेफिसिट नया फिगर जो आया है 2024 का, उसके अनुसार 1.2 ट्रिलियन, 1.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर उसका ट्रेड डेफिसिट है। एक फिगर और समझ में आ रही है कि अमेरिका इसलिए परेशान है कि ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो परेशान है कि उसके यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगातार टोटल दुनिया के में उसका शेयर गिर रहा है। और तीसरा, उसके यहाँ रोजगार की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने एक जो जिस तरह से डंडा चलाया है, वो अजीब सा डंडा चलाया है उन्होंने, क्योंकि उन देशों पे भी ट्रेड टैरिफ लगा दिया है जहां पे उनका ट्रेड सरप्लस है, चाहे वो यूके हो जाए। मतलब ये भी एक अजीब सी चीज है। और कंबोडिया जैसे छोटे देश पे भी उन्होंने सबसे हाईएस्ट ट्रेड जो टैरिफ है वो कंबोडिया में 49% का है। मैं थोड़ा इसके पीछे की लॉजिक और अमेरिका के क्या इस हरकत से उनका क्या मैन्युफैक्चरिंग शेयर बढ़ेगा, और कुछ लोगों को आशंका है कि वहां इन्फ्लेशन आएगा, तो जरा इस पे मैं पहली टिप्पणी आपके ले लूं, फिर मेरे 2-4 सवाल हैं। तो ऐसा है कि अमेरिका WTO के तहत सब देशों के साथ नेगोशिएट करके एक सर्टेन टैरिफ लेवल पे आया था। बाकी देश भी सब WTO में नेगोशिएट किया, तो जो जिसको ठीक लगा वो उन्होंने वहां पे उसको किया। अब क्या हुआ कि अमेरिका को ये समझ में आया कि जो लो टेक्नोलॉजी और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी का प्रोडक्शन है वो तीसरी दुनिया के देशों में चला गया, खासकर चाइना में। तो उसका जो उत्पादन जो अमेरिका में होता था वहां पे वो उत्पादन कम हो गया, और वहां पे इसलिए जो रोजगार मिलता था जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में, जो मेटल सेक्टर में, वो कम हो गया। तो इसलिए वो रस्ट बेल्ट कहलाता है कि वहां पे जो अच्छा रोजगार था वो खत्म हो गया। तो जो वर्कर वहां थे उनको कोई इधर उधर का ही रोजगार लेना पड़ा, कोई छोटी मोटी सर्विस में, कोई किसी चीज में। तो इसलिए ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं जो रोजगार चला गया अमेरिका से उसको मैं वापस लाऊंगा। तो वो वापस लाने की फिराक में उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। अब बाकी देशों में जो तीसरी दुनिया के देश हैं वहां पे उनको फायदा क्या था कि जो वेजेस हैं वो कम होती हैं। जैसे अमेरिका में $15 मिनिमम वेज है, तो उसका मतलब है कि 12,000 रुपए एक दिन की तनख्वाह मिल जाएगी मिनिमम। और जो ऑटो सेक्टर वगैरह है उनको तो उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। और भारत में अगर आप देखें तो 12,000 रुपए महीने का भी नहीं मिलता बहुत लोगों को। तो इसलिए हमारा जो वेज कॉस्ट है वो बहुत कम है। और जो इंटरमीडिएट और लो टेक्नोलॉजी आइटम है उसमें जो तीसरी दुनिया के देश हैं उन्होंने बहुत आगे बढ़ गए, और वहां पे जो कमजोरी आ गई उनको, अमेरिका को। तो इसलिए ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अब मैं टैरिफ लगा दूंगा जिससे कि ये सारा का सारा जो रोजगार है वो वापस अमेरिका आ जाए। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है, क्योंकि जिस वजह से वो वहां पे उत्पादन कम दाम पे नहीं हो पा रहा था, वो वजह तो अभी वैसी बनी हुई है। तो अगर वो टैरिफ लगा देते हैं तो टैरिफ फिर अमेरिकन कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा, यानी कि जैसे कार का दाम है, मेटल्स का दाम है, बाकी और जो इंपोर्टेड चीजें उनके सबके दाम बढ़ जाएंगे। अगर आपने 25% जो टैरिफ लगा दिया तो 100 रुपए की चीज जो आ रही थी बिना टैरिफ के वो अब 125 की हो जाएगी। तो अगर अमेरिका में भी प्रोडक्शन होगा तो वो भी 125 का ही होगा। और ऐसा नहीं कि तुरंत के तुरंत वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो चीजें बहुत दिनों से फैक्ट्रियां बंद हो गई थी वो तुरंत तो एकदम स्टार्ट होंगी नहीं। तो वहां पे अमेरिका में इन्फ्लेशन का रेट काफी तेजी से बढ़ जाएगा, क्योंकि जो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जिससे का असर ये होता है कि जो इंपोर्टेड चीजें हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे, तो जो अंदरूनी है वो भी बढ़ेगा। फिर बहुत सारे जो अंदरूनी उत्पादन है उसके लिए कंपोनेंट्स हैं, उसके लिए पार्ट्स हैं, वो सब बाहर से आते हैं, उन सब के भी दाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि अभी जो ट्रम्प साहब ने कहा कि हम 10% तो सब पे ही लगाएंगे, और फिर उसके ऊपर जो लगाएंगे जो हम उनके जो क्लोज ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके ऊपर और ज्यादा है। जैसे चीन के ऊपर 34%, भारत के ऊपर 27%, वियतनाम के ऊपर तो 40% से भी ऊपर, और तरह तरह से वो जो लगा रहे हैं टैरिफ। तो इस सब चीजों के जब दाम बढ़ेंगे तो अमेरिका में जो वर्कर है उसका उत्पादन तो शुरू नहीं होगा, लेकिन उसको दाम ज्यादा हो जाएंगे तो डिमांड कम हो जाएगी।
जब डिमांड कम होगी तो अर्थव्यवस्था में स्लोनेस आएगी, वहां पे जब मंदी की तरफ जाने लगेगी अर्थव्यवस्था, तो एक तरफ दाम बढ़ेंगे, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था स्लो डाउन करेगी, तो एक तरह से स्टैगफ्लेशन जैसा अमेरिका में शुरू हो जाएगा। ये स्टैगफ्लेशन को डील करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ आप कहते हैं इंटरेस्ट रेट काट दें हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें, पर इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया तो उसका असर ये होगा कि आपका जो उत्पादन है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो फिर वो जब होगा नहीं इन्वेस्टर उतना। तो इसलिए जो सिचुएशन है वो अमेरिका में फायदा नहीं होगा, लेकिन सारी जगह उथल पुथल हो गई, क्योंकि इससे एक अनिश्चितता आ गई दुनिया में। ये अनिश्चितता के चलते हुए क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो कम हो जाता है, और जैसे कि भारत में जैसे अनिश्चितता आई तो यहाँ से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वापस जाने लगा, उससे रुपए में गिरावट आ गई, है ना। तो रुपए में जब गिरावट हो गई तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो तेज हो जाएगा, फिर आपके जो भारत के एक्सपोर्ट हैं वो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे उत्पादन पे असर पड़ेगा। तो आप ये देखें तो हमारे इन्वेस्टमेंट पे फर्क पड़ेगा, हमारे रुपए पे फर्क पड़ेगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे असर पड़ेगा, और हमारे जो उत्पादन और खासकर कृषि जहाँ पे कि सब ज्यादा गरीब है उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि उनका जो उत्पाद अभी वहां जाता था वो जो है वहां पे जो कम जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के अमेरिका पे भी गलत असर पड़ेगा और बाकी दुनिया के देश हैं उन पे भी गलत असर पड़ेगा इस सारे कदम का। तो उथल पुथल हो जाएगी, लेकिन ये भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में, क्योंकि ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिशियल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिशियल होगा? अगर आपकी वेजेस हाई हैं तो जो आप जो उत्पादन करना चाह रहे हैं कारों का या बाकियों का, तो हाई वेजेस पे तो फिर वो भी आपका जो हाई कॉस्ट ही पड़ेगा, तो इसलिए उससे तो फायदा होने वाला नहीं है। तो कुल मिला के मेरा मानना है कि ये उथल पुथल होगा। और अभी अगर आप टैरिफ को देखें तो वो कह रहे थे कि रेसिप्रोकल टैरिफ करेंगे। उनका कहना था कि बाकी देश हमारा फायदा उठाते हैं, हम बहुत कम टैरिफ लगाते हैं, हमारा एवरेज टैरिफ 3% है और भारत जो एवरेज में 17% टैरिफ लगाता है, और देश कुछ और लगाते हैं। तो ऐसा लगा था कि जहां पे 17% है तो वो भी 17% कर देंगे, या जहां पे कि टैरिफ सब 20% तो 20% कर देंगे, या 10% है तो 10% कर देंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो लगता नहीं है, क्योंकि जो अभी भारत पे 27% लगा दिया है उन्होंने। अब 27% के अलावा कुछ चीजों को एग्जाम किया है, पर 27% का मतलब है कि क्या वो समझते हैं कि हमारा जो एवरेज टैरिफ 27% है? एवरेज टैरिफ तो 27% नहीं है। चीन का 34% और पहले ही जो 20% और था, तो 54%। तो ऐसा नहीं है कि जब उनके भी चीन का टैरिफ 54% था, या वियतनाम का जो टैरिफ 40% से ऊपर था। तो ये जो अभी किया गया है वो प्रोटेक्शनिस्ट है, वो कोई रेसिप्रोकल नहीं है। रेसिप्रोकल का मतलब जितना और लगा रहे थे उतना हम, तो एक जस्टिस का सेंस दे रहे थे। अब वो जस्टिस का सेंस नहीं है, वो प्योर अमेरिका में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी है कि हम अपने मार्केट को प्रोटेक्ट करेंगे और उसके लिए हम हाई टैरिफ लगा देंगे, और वो हाई टैरिफ लगा के हम बार्गेन करेंगे। तो बार्गेनिंग भी होगी, जैसे यूरोप कह रहा है कि ईयू की हम भी टैरिफ लगाएंगे, ब्रिटेन ने कहा कि अभी हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, भारत भी वेट कर रहा है कि क्या हमारा कोई नेगोशिएशन हो जाए। तो उनकी ये दूसरी पॉलिसी है कि अलग अलग देशों से अलग अलग बार्गेन करके और बेनिफिट ले लें। तो एक तरह से रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म आ गया है। अभी तक जो कैपिटलिज्म का फेस था वो एक सॉफ्ट फेस था। जैसे कि भारत में टेक्नोलॉजी की कमी है तो वो मानते हैं कि जो भारत जो इसलिए कम्पीट नहीं कर सकता, इसलिए भारत को अलाउड होना चाहिए हायर टैरिफ। तो ये WTO में था। अब वो कह रहे हैं नहीं, अब हम जो जिसका जो जहां पे टेक्नोलॉजी कमजोर है उनको जो फायदा मिलता था वो भी हम नहीं देंगे। तो ये एक हार्ड फेस ऑफ कैपिटलिज्म है जो रॉ फेस ऑफ कैपिटलिज्म को चेंज करके अब ये आ रहा है। जी जी, मैं प्रोफेसर साहब एक जरा छोटी सी चीज समझ लूं। एक कहीं पे मैं आर्टिकल पढ़ रहा हूं, उसका कहना यह है कि एक और तरह से अगर अमेरिका इसको ठीक से मैनेज करता है तो वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इसीलिए उन्होंने जो भी मैक्सिमम टैरिफ है उसका हाफ दूसरे का किया है, कि वो ट्रेड बैलेंस को बराबर करना चाहते हैं। और उसमें खतरा जो भारत के लिए दिखा रहे थे वो सज्जन, उनका कहना यह है कि अगर अमेरिका ने कहीं डॉलर को मजबूत कर लिया और रुपया कमजोर हो गया तो 27% अगर रुपए का अवमूल्यन हो गया तो अमेरिका के पब्लिक, सिर्फ अमेरिका के रेफरेंस के, अभी अरे इंडिया के रेफरेंस की बात हो रही, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भारत में उन्होंने अगर एक्स्ट्रा टैरिफ भी लगाया तो चीजें महंगी नहीं होंगी। मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी चाह रहा हूं, क्योंकि रुपया का जो हमारा रुपया है वो इसके बाद मजबूत होने की उम्मीद है, कमजोर होने की उम्मीद है, ऐसे ही रहने की उम्मीद है, क्या आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो टैरिफ लगाया गया है उसके बेतुका है एक तरह से, क्योंकि हमारा 17% एवरेज था, उनका 3 था, तो ज्यादा से ज्यादा 17 करना चाहिए।
27 करना क्या है, वो एक जो बेतुका सा जो फॉर्मूला है कि आपका जितना ट्रेड डेफिसिट है उसको आप एक्सपोर्ट से डिवाइड करें, वो कितना परसेंटेज आ रहा है उसका आधा वो लगा रहे हैं। इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये तो सिर्फ आप जो जानबूझ के ज्यादा लगा रहे हैं, सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आप जब जी प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ लगा रहे हैं, वो कोई रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं है, जैसे मैंने कहा। तो जी इसलिए वो जी उससे क्या होगा कि अमेरिका में भी उत्पादन कम होगा, बाकी देशों में भी उत्पादन कम होगा, और उसका जी असर ये होगा कि सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ जाएगी, क्योंकि वो जी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। जैसे आपने बताया कि उनका उत्पादन करीब करीब दुनिया का 27% है। जब सबका ट्रेड उनके साथ कम होगा तो सबका जो वहां पे आउट प्रोडक्शन कम होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, और जो सबकी करेंसी है उस पर असर पड़ेगा। तो आपने देखा कि शुरू में अक्टूबर से तो भारत की रुपया जो है वो कमजोर हो रहा था, लेकिन अभी सबको लग रहा है कि डॉलर भी कमजोर हो जाएगा। होता यह था कि जब जो अनिश्चितता होती थी तो लोग डॉलर में जाते थे और गोल्ड में जाते थे। अभी पिछले 1.5 महीने से ये हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि डॉलर भी कमजोर होगा, तो इसलिए रुपया इतना कमजोर नहीं हुआ जितना कि कमजोर हो रहा था पहले। और गोल्ड जी में सब जा रहे हैं अब, क्योंकि गोल्ड ही एक है जहां पे कि थोड़ी निश्चितता है। तो इसलिए जो ये सारा करेंसी का जो मामला है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मामला है, वो बहुत अनसर्टेनिटी के दौर से गुजर रहा है। और जहां भी जी अनसर्टेनिटी होती है तो उसका असर इन्वेस्टमेंट पे पड़ता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और जब जी इन्वेस्टमेंट कम होता है तो ग्रोथ कम हो जाती है। तो इसलिए अमेरिका में भी ग्रोथ कम हो जाएगी, भारत में भी हो जाएगी, बाकी चीन में और ईयू में, इन सब में कमजोरी आ जाएगी। तो इसलिए एक तरह जी से दुनिया में उथल पुथल होगी और एक डी ग्लोबलाइजेशन का ट्रेंड होगा। अभी तक जो जी ग्लोबलाइजेशन था वो चल रहा था कि सब जो अपना टैरिफ कम करके जो, और सप्लाई चेन लंबी हो रही थी। तो जैसे 1991 में भारत का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट था, जीडीपी का रेशियो, वो करीब 7% का था। अब वो 20-22% हो गया। उसी तरह अमेरिका का भी 6-7% था, वो भी जो 17-18% हो गया। तो जो वैश्वीकरण हुआ उसमें सबके सप्लाई चेन जो लॉन्ग हो गए, मल्टीनेशनल्स कोई भी चीज कहीं भी बना के कहीं भी भेज रहे थे। तो ये सारा जो है रिवर्स हो जाएगा। तो ये जब रिवर्स होगा तो उसका असर ये होगा कि जो दुनिया में जो हमारे गरीब आदमी हैं, जैसे कि जो किसान हैं या हमारे जो संघर्ष क्षेत्र के हैं, उन पे एडवर्स इफेक्ट होगा। क्योंकि अभी जो हमारी बिजनेसेस हैं वो कहेंगे हमें एक्सपोर्ट करने के लिए वेजेस को और दबाना पड़ेगा, तब हमारा एक्सपोर्ट जो ठीक ठाक जाएगा, नहीं तो जो टैरिफ से वो हमारा कम हो जाएगा। तो इसका अल्टीमेट असर, ग्लोबलाइजेशन का भी अल्टीमेट असर खराब था हमारे वर्कर्स के लिए, और अभी ये डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो उसका भी खराब असर हमारे किसान और जो हमारे जो वर्कर्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। जी मैं अरुण भाई, जो आपने बेतुकी बात कही, बिल्कुल एक मुहावरा याद आ गया मुझे, अधेड़ नगरी चौपट राजा, सवा सिर भाजी सवा सिर खाजा। उन्होंने जी हाँ। मतलब उन्होंने जो सरप्लस हैं उनके ऊपर भी लगा दिया है। यूके, ब्राजील, सिंगापुर, कोलंबिया, जो जहां पे ट्रेड सरप्लस है अमेरिका का, उस पर भी लगा दिया। उन्होंने कंबोडिया जैसा एक देश जो जो 52 बिलियन की जिसकी टोटल जीडीपी है, 52 बिलियन, बहुत छोटा उसका है, उस पे सबसे हाईएस्ट टैरिफ 49% लगा दिया है। तो ये जो आप कह रहे हैं ना बेतुका सा है। मैं एक चीज और जरा पूछूं, वो लेकिन जो अगर उनका डिक्लेरेशन देखिए जो उन्होंने दस्तखत किया है 2 अप्रैल को, वो बार बार इंडिया को कुछ टारगेट करते हुए नजर आए, और बहुत स्पेसिफिक है। वो 2014 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि WTO और बजट आपका अजीब सा है। वो कमेंट हमारे एडहोकिज्म पे कर रहे हैं। वो हमारे इंडियन फार्म, वो बार बार कह रहे हैं कि इंटरनेट शटडाउन कर देते हैं, आपके यहाँ कुछ पता ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, वो इंडिया को इतना टारगेट क्यों कर रहा हूँ? कह रहे हैं माय फ्रेंड मोदी वेरी, मतलब वो मोदी जी माय फ्रेंड भी हैं और टारगेट भी इंडिया कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज टारगेटिंग इंडिया? देखिए, वो शुरू से आप देखें तो हार्ले डेविडसन, जिसकी मुश्किल से 100 भी नहीं मोटरसाइकिल आती होंगी भारत में, उसके पीछे वो पड़े हुए थे। फिर वो एप्पल के पीछे पड़े हुए थे कि हमारे एप्पल वहां पे नहीं जा पाते हैं वगैरह वगैरह। तो वो मतलब कोई ऐसे बहुत थॉट थ्रू जो उनका वो नहीं होता है। अगर वो मतलब सही एडवाइस लेते होते तो ये सब करते ही नहीं। तो वो तो उनके मन में कुछ आ जाता है, वो कर लेते हैं। अभी देखिए अमेरिका में एजुकेशन डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, यूएसएड का बंद कर दिया, जब वहां पे हेल्थ सेक्टर में 20,000 लोगों को निकाल दिया। अब इससे क्या होगा कि अमेरिका में डिमांड और कम हो जाएगी, जो अच्छे जॉब थे भी वो भी कम हो जाएंगे। आप तो कह रहे हैं कि भाई हम अच्छे जॉब क्रिएट करेंगे, पर उल्टा आप तो अच्छे जॉब बंद कर रहे हैं, और ये कोई सर्टेनिटी नहीं है कि अच्छे जॉब क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे अमेरिका में। क्योंकि जो आजकल की मॉडर्न इंडस्ट्री है वो तो बहुत ही हाईली ऑटोमेटेड है, और अब एआई के आने के बाद तो और भी ज्यादा ऑटोमेटेड होगी। तो अभी का जो क्राइसिस है, वो क्राइसिस ये है कि जो आपने हाई टेक्नोलॉजी में आइटम में किया वो बहुत ऑटोमेटेड है, और जो लो और इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी वाले हैं उनमें जो जॉब क्रिएट होते हैं तो वो डेवलपिंग वर्ल्ड में वहां पे सस्ता पड़ता है।
तो आपको ये बात समझ के ये सोचना चाहिए कि आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे, कैसे और जॉब्स क्रिएट करेंगे। अभी जो वो कर रहे हैं उससे जॉब्स नहीं क्रिएट होंगे, उससे ऐसा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा, क्योंकि सभी जगह उथल पुथल होगी, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब होंगे, अमेरिका में रिसेशन आ जाएगा, तो रिसेशनरी सिचुएशन में कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाला। तो ये मतलब कॉन्ट्रडिक्टरी पॉलिसी जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो ये है कि वो सिर्फ जो फ्री इकोनॉमी की बात करते हैं। वो कहते हैं हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था, लेकिन अभी वो टैरिफ लगा रहे हैं। वो जब टैरिफ लगा के थोड़े कोई फ्री अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ये तो रेगुलेटेड इकोनॉमी हो जाएगी फिर, जब आप टैरिफ लगा देंगे सबके ऊपर। तो मतलब वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्टरी बात करते रहते हैं। तो वो जो कैपिटलिज्म का, जैसे मैंने कहा ना, रॉ फेस, कि मैं दादा हूं, मैं दादागिरी कर सकता हूं, तो मैं दादागिरी करके मैं अपना मार्केट जो अपने तरह से चलाऊंगा, बाकियों को चाहे नुकसान हो, मुझे नुकसान हो, पर मैं अपनी तरह से चलाऊंगा। तो दादागिरी कर रहे हैं वो। प्रोफेसर साहब, मैं एक छोटा सा प्रश्न और है, इन सारी उथल पुथल के बीच में मैं दो फिगर और कर लूं। अमेरिका का जो दुनिया का टोटल ट्रेड है वो 13% है, यूरोप का 38% है, एशिया का 35% है। अब अगर अमेरिका इस तरह का एक डंडा चला रहा है तो वो थोड़ा अलग थलग तो पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि एक अपॉर्चुनिटी यूरोप और एशियन देशों के लिए भी है कि वो आपस के ट्रेड ज्यादा बढ़ा के, क्योंकि अमेरिका का 13% बहुत बड़ा शेयर है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा कि अब वो अलग थलग भी हो सकता है, अमेरिका पड़ सकता है, क्योंकि बाकी लोगों का एक जनरल अपने को बचाने के लिए आपस में शायद कोऑपरेशन ज्यादा करना पड़े। हाँ, मैं नवंबर से लिख रहा हूँ इस पे, मैंने कई लेख लिखे हैं इस पे, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि बाकी सारे देश वो अपना ट्रेड बढ़ा दें एक दूसरे से। तो जो ट्रेड अभी अमेरिका से कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट वहां कर रहे हैं, वो एक दूसरे को करें, जो इंपोर्ट वहां से हो रहा है वो एक दूसरे से खरीद लें। तो अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगाएं, लेकिन बाकी एक दूसरे के ऊपर टैरिफ ना लगाएं, और बाकी अपना ट्रेड बढ़ा लें। तो ये उसके लिए जैसे ब्रिक्स है, उसके लिए जैसे ईयू है, ये सबको मिलके करना पड़ेगा। अगर हम अलग थलग पड़ गए, और ट्रंप साहब की नीति भी ये है कि सबको अलग थलग करके अलग अलग बार्गेन करो, तो ब्रिटेन जैसे कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, टैरिफ लगाएंगे। भारत भी चुप जैसा बैठा हुआ है, वो कह रहा है कि हम जो बायलैटरल जो एग्रीमेंट कर लेंगे। तो यही तो ट्रंप साहब की जो नीति है कि वो सबको अलग थलग करके अलग अलग कर लें, जिससे कि वो अपने सबसे कंसेशन ले लें। तो एक तरह से, जैसे मैंने कहा, एक दादागिरी के चलते हुए वो सबको अलग अलग तोड़ के और यही करना चाहते हैं। पर अगर सब मिल जाए तो हमें जो असर तो होगा, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था दुनिया की 26% है, उनका ट्रेड भी बहुत ज्यादा है, तो असर तो होगा, लेकिन असर को मिनिमाइज किया जा सकता है, जिससे अमेरिका पे ज्यादा असर पड़े और वो दोबारा फिर रिटर्न कर जाए। मतलब ट्रंप साहब को जो समझ आ जाए कि जो कर रहे हैं वो गलत है, और वापस जो दोबारा जो एक तरह से जो स्कीम चल रही थी उस पर आ जाए, तो बेटर होगा। और इसके लिए जो मेरा मानना है कि अभी ट्रंप साहब के पास बहुत समय भी नहीं है, क्योंकि 1.5 साल के अंदर अमेरिका में दोबारा चुनाव होंगे, सेनेट के और कांग्रेस के, और फिर उसमें वो हार गए तो फिर ये नीतियां जो मतलब रिपब्लिकन्स भी नहीं सपोर्ट करेंगे कि इन नीतियों की वजह से जो हम हार गए हैं। तो इसलिए ट्रंप साहब के पास ज्यादा समय नहीं है, और वहां के कोर्ट भी जो एक्ट कर रहे हैं, कोर्ट्स ने भी एक्शन लिया है कई चीजों पे, जैसे कनाडा के मामले में कि वो नहीं किया जा सकता ये इस तरह से, या सेनेट में जो है वहां पे सेनेट में एक्शन हो रहा है। तो कुल मिला के सेनेट में भी हो सकता है रिवोल्ट हो जाए, हो सकता है कोर्ट्स भी कुछ चीजों के लिए नहीं माने। तो ट्रंप साहब के पास बहुत ज्यादा समय नहीं है ये सारी अपनी गलत सलत नीतियों का इम्प्लीमेंट करने का। तो अगर बाकी देश मिलके अपना जो ठीक रख लें कुछ समय के लिए, तो अमेरिका शायद वापस पटरी पे आ जाए। जी जी, मैं एक अंतिम प्रश्न पूछ के खत्म करूंगा प्रोफेसर साहब। मेरे पास ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के जो डेटा हैं 2024 के, उसमें क्योंकि सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग को लेके है, क्योंकि वही रोजगार उत्पन्न कराता है। वही चाइना 31.6% ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है, यूएसए नंबर 2 पे 15.9, करीब करीब आधा। आपको क्या नहीं लगता है कि सारे झगड़े में कहीं एक बिना बात के चाइना के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी, चाइना कहीं इसमें सबसे ज्यादा फायदा उसका ना हो जाए, और वो जो अपना लीडरशिप है जो अभी टेंटेटिव सा है वो मोर और लेस एस्टैब्लिश कर ले, ग्लोबल इकोनॉमी लीडरशिप भी। अरुण भाई। हाँ, ये बात सही है कि चाइना को हो सकता है फायदा मिले, लेकिन चाइना को ट्रस्ट बाकी देश कम करते हैं, खासकर ईयू वाले और बाकी और देश। तो जब तक वो ट्रस्ट नहीं एस्टैब्लिश होगा तब तक ये होगा भी नहीं। और चाइना को भी एक अपना लीडरशिप देने के लिए अपना मार्केट खोलना पड़ेगा। अगर वो अपना मार्केट नहीं खोलेंगे तो बाकी भी नहीं खोलेंगे अपना मार्केट, बाकी भी अलाउ नहीं करेंगे इस तरह का ट्रेड। तो एक स्टेट्सपर्सनशिप की जरूरत है। जो ट्रंप साहब दादागिरी दिखा रहे हैं उसके खिलाफ अगर हमें करना है तो एक स्टेट्सपर्सनशिप चाहिएगा, जहां पे कि चीन बाकियों के साथ समझौता करके और बराबर का ट्रेड करे,
जब बराबर का ट्रेड होगा तभी जाके ये बात ठीक से हो पाएगी, और नहीं तो ऐसा होने वाला नहीं, क्योंकि बाकी भी देश, जैसे हमारा जो $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है, और अगर ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा तो हमें और परेशानी होगी। अमेरिका के साथ तो हमारा $45 बिलियन का सरप्लस था, वो सरप्लस कम हो जाएगा, और यहाँ ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया तो हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम भी फिर जब टैरिफ वगैरह लगाने लगेंगे, तो ये सब ना हो तो चाइना को एक बराबरी का करना पड़ेगा, एक स्टेट पर्सनशिप का, क्योंकि उनके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत है, उनका ट्रेड सरप्लस बहुत है। तो इसलिए वो अगर जो सही ढंग से करेंगे तो हो सकता है कि जो कोई चीज जो दोबारा ठीक ठाक बन जाए, जिससे कि अमेरिका भी पटरी पे आ जाए, क्योंकि हमें सबको अमेरिका को पटरी पे लाना है। जो अमेरिका ने डिरेल कर रखा है उसको लाने के लिए बाकी सब देश अगर गैंग अप कर जाएं अमेरिका के खिलाफ, तो वो पटरी पे आ जाएगा। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई साहब, थैंक यू सो मच, और टाइम देने के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते।